क्या क्या आता है? बातचीत आता है। जब दो आदमी बातचीत कर रहे हैं तो वो कौन सा कार्य कर रहे हैं? वो मौखिक भाषा कर रहे हैं। उसके बाद वाद विवाद होता है। जब दो आदमी आपस में डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो वो लिख तो नहीं रहे हैं, बहस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो कौन सा, किसका उदाहरण हो जाएगा? वो मौखिक भाषा का उदाहरण हो जाएगा। जब दो आदमी विचार कर रहे हैं किसी के बात पे, तो ये सब जो है, ये सब किस भाषा का रूप है? ये सब मौखिक भाषा का रूप है। ठीक है। बातचीत करना, वाद विवाद करना, अपने भाव को दूसरों के पास व्यक्त करना, ये सब मौखिक भाषा का उदाहरण है। चलिए दूसरा लिखिए। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसमें हम लिखकर अपने भाव के विचार का आदान प्रदान करते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें हम लिख के अपने बातों के भाव का विचार का आदान प्रदान करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। अब मान लीजिए हम लोग पत्र क्या करते हैं? पत्र लिखते हैं। पत्र को मुंह से तो नहीं बोलते हैं, पत्र को हम लोग लिखते हैं। तो पत्र लिखना क्या हो गया? लिखित भाषा का उदाहरण है। ठीक है। समाचार पत्र लिखना, जो भी लिखने का कार्य है वो सारा लिखित भाषा का उदाहरण है। इसमें एक बात नोट कर लीजिएगा कि लिखित भाषा जो होता है, लिखित भाषा अस्थाई भाषा का रूप है, और मौखिक भाषा जो है, मौखिक भाषा जो है अस्थाई भाषा का रूप है। क्योंकि लिखित भाषा जो है, जब हम बोर्ड पे कोई चीज़ लिख देते हैं, जब हम लेटर में कोई बात लिख देते हैं, ठीक है, तो वो तब तक उसे हटाया नहीं जा सकता है जब तक कि उसे हम इरेज न कर दें, हम काट नहीं दें। वो हम जब तक उसको सुधारेंगे नहीं तब तक उसको कुछ नहीं किया जा सकता है। तो वो होता है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा स्थायी होता है, वो हम जब तक नहीं चाहेंगे तब तक उसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मौखिक भाषा जो होता है, मौखिक भाषा अस्थायी होता है। मान लो कि हमने किसी को कहा कि लिखो, पत्र पत्रिकाएं लिखो, ठीक है, अगले कुछ ही देर में हम पत्र पत्रिकाएं भूल जाएंगे, उसके जगह कुछ दूसरा शब्द यूज कर लेंगे। तो इसका कोई अस्थायी रूप नहीं होता है। वो आदमी भूल भी जाता है, फिर उसके जगह दूसरी चीज का भी प्रयोग करने लगता है। तो फिर इसी को कहा जाता है किसे कहते हैं? बोली भाषा का ही स्थानीय रूप होता है। बोली जो होता है वो भाषा का ही स्थानीय रूप होता है। ठीक है। जहाँ जो रहता है वहाँ का भाषा बोलता है, उसी को बोली बोला जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। मातृभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसे बालक जन्म से अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जब बालक का जन्म होता है तो वो अपने माँ बाप से जो भाषा सीखता है वही उसका मातृभाषा कहलाता है। ना कि जिस जगह पे वो जाके रहता है, बसता है, वो मातृभाषा नहीं कहलाता है। बच्चे का परिवार, जिस परिवार में जन्म होता है, जो उनके माता पिता का बचपन का भाषा रहता है, जो वो सीखता है अपने परिवार के बीच में रह के, वही भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। राजभाषा किसे कहते हैं? जो भाषा राजकाज के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रत्येक राज्य में एक ऐसी भाषा होती है जो निजी कार्य, सरकारी कार्य, बाहरी कार्य, सब कुछ में जिसका प्रयोग किया जाता है, ऐसी भाषा को राज्य भाषा कहा जाता है। ऐसे हमारे पूरे देश में हिंदी जो है हमारे पूरे देश में सभी जगह आसानी से प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हिंदी को राजभाषा भी माना गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को ही राजभाषा घोषित किया गया है। इसीलिए हम लोग 14 सितंबर 1949 को
49 को ये क्या कहते हैं, राजभाषा दिवस यानी हिंदी दिवस भी कह सकते हैं, मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? इससे पहले हम लोगों ने लिखा मातृभाषा किसे कहते हैं, फिर हम लोगों ने लिखा राजभाषा किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? ऐसी भाषा जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है वो उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। ऐसी भाषा, हर देश का अपना अपना एक भाषा होता है, लेकिन हर देश का भाषा जाके वहाँ बसना, उस भाषा को सीखना हम मानव के लिए उतना संभव नहीं है। लेकिन एक हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश के लोग आसानी से दूसरे भाषा के रूप में या प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे अपना कार्य वो कहीं दूसरे देश में भी जाकर आसानी पूर्वक कर सकते हैं। इसीलिए हिंदी को पूरे देश का राष्ट्रभाषा भी बोला जाता है। ठीक है, तो मातृभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे, समझ में आ गया?